नाम अशोक अग्रवाल है और मैं वकील हूँ। पिछले 50 साल से वकालत कर रहा हूँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और पूरा जीवन जो है ना, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए पूरा जीवन उसी में लगा दिया, कभी मुड़ के नहीं देखा। अभी ये महसूस हुआ कि अदालतों में भी लड़ाई की एक सीमा होती है। अदालतें एक सीमा के अंदर ही काम करती हैं, क्योंकि जो कानून बनेगा उस कानून को ही तो लागू करेंगे। और सब लोग जानते हैं कि कोर्टों में डेट पे डेट लगती है, तो वो कानून की चीज़ें भी जो है ना बड़ी लंबी लंबी हो जाती हैं कोर्टों के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर लगा कि कोई बहुत बड़ा बदलाव, मतलब ये एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। नहीं है ये तो आप लोग तो गिनती के हो ना, यहाँ तो हर तीसरे घर के अंदर समस्या है मेरे ख्याल से। हर एक तीसरे घर के अंदर मुझे लगता है एक आदमी बीमार है। हर तीसरे घर के अंदर कोई घरेलू क्लेश है, जैसे कोई बच्चे शराब पीते हैं या कोई वो खाते हैं, ड्रग लेते हैं, नशे वाली प्रॉब्लम है। हर तीसरे घर के अंदर या दूसरे घर के अंदर मेरे ख्याल से, अगर हम करावल नगर को ले लें तो घर की आमदनी इतनी कम है कि उसका गुजारा नहीं चलता है। एक और चीज़ भी देख ले, अगर हम दूसरे तीसरे घर के अंदर तो लोग काम कर रहे हैं। अब ये आपका क्या मंजू है शायद नाम, पुष्पा। अब ये पुष्पा है और आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं, 30-32 साल की उम्र कितनी है? 30-32 साल की। अभी 30-32 साल की है, शरीर काम नहीं करता है, फिर भी 8 घंटे काम करती है। 8 घंटे तो पूरे लेता है ना वो मालिक, और उसके बाद क्या था, 5,000 रुपये। और पता है आपको कानून में कितने मिलने चाहिए कम से कम? किसको पता है? पुष्पा को कम से कम कानून के अंदर कितने पैसे मिलने चाहिए, कोई बता सकता है? 18,000 मिलने चाहिए। 12 नहीं, आज की तारीख में 18,000 के 60 रुपये है शायद। 18,000 60 रुपये हैं, जो न्यूनतम वेतन जिसको बोलते हैं, वो कम से कम मिलना चाहिए। और ये पुष्पा अकेली नहीं है। दिल्ली के अंदर आप समझो लगभग 60 लाख लोग, 60 लाख वर्कर, मजदूर, उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। जो मेल है, आदमी लोग हैं वर्कर, उनको 7,000, 8,000, 9,000 भी मान लो। लेकिन जो महिलाएं हैं ना, वो 5,000, 6,000, ज़्यादा ज़्यादा 7,000 है। तो आदमी और महिला के बीच में, महिला कोई कम काम थोड़ी करती है। जितना ये काम करती है 8 घंटे के अंदर, एक आदमी भी उतना ही करता होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा करते हो है, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती, उतनी भी नहीं मिलती। मतलब पहले तो वहीं पर ही भेदभाव है। फिर जो सरकारी पैसा है, मतलब कानून के अंदर जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो अब पेंशन का प्रॉब्लम है लोगों का, 60 साल की हो गई है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे छोड़ के भाग गए हैं। अब देखने में तो अगर कोई सोचेगा कि भाई बच्चा हमारा आर्मी में है, एक बच्चा दूसरी जगह है, तो लगता है ये तो सही बात भी नहीं कह रहे। इसका मतलब है इनको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत है हर तीसरे चौथे घर के अंदर इस तरीके की परेशानी है। बच्चे हैं, बच्चों के लिए वो कह रहे रिश्वत देके हमें बोला ना, रिश्वत देके नौकरी दिलाई। बच्चों की शादी में नहीं आया, बड़ा लड़का और बहू। हाँ। वो अपनी बहन की में और भैया की शादी में 12 साल में आई। ये मेरी गली की है, किसी से पूछ लो आप। तो 12 साल तक आया नहीं। तो मतलब कितना दर्दनाक जो चीज़ें हैं ना ये। और ये कोई एक आधे घर के अंदर नहीं है, हर तीसरे चौथे घर के अंदर कोई ना कोई समस्या है। और आपका, मैं तो करावल नगर पिछले 2-4 महीने से तो मैं लगातार घूम रहा हूँ, घर घूम रहा हूँ। और जो मैं नक्शा देख रहा हूँ, लोगों की 200, 250, 300 रुपये शाम तक। अब टॉफियाँ बेचता है जो व्यक्ति घर में बैठ के, वो शाम तक कितना कमा लेगा? मुझे तो लगता है 200 रुपये भी कमा ले तो बहुत हो जाते हैं। मतलब सारा दिन हर तीसरे घर के अंदर वो टॉफी बिक रही है। कोई ये नहीं है कि वो अकेला ही एरिया में टॉफी बेच रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं भी कहेंगे इसको, आर्थिक समस्याएं भी कह सकते हैं, कानूनी समस्याएं भी कह सकते हैं। अब
अगर हम संविधान समझते हैं, देश का संविधान, अभी 26 जनवरी थी, 26 जनवरी 1950 में संविधान बना देश का, है? कितने लोग जानते हैं देश में संविधान है? ये जो सारे इलेक्शन होते हैं ये भी संविधान में होते हैं ना, है? अब संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति का मूल अधिकार है कि उसको एक अच्छा जीवन मिले। अब अच्छा जीवन को मुझे बताने की जरूरत है कि क्या मतलब है। अच्छा जीवन का मतलब है कि शांति से सो जाए, शांति से उठ जाए, दिन भर आराम से, कोई तनाव ना हो, है? ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आज कितने 78 साल हो गए आज़ादी को, है? 78 साल आज़ादी के बाद भी हम क्या देख रहे हैं हमारे देश में, है? अगर हम करावल नगर की अकेली बात करें तो यहाँ मेरे ख्याल से 90% लोग जो है ना कहीं जूझ रहे हैं, मतलब जिंदगी के साथ जूझ रहे हैं। जब पेट में रोटी ना मिलेगी, पानी तक पीने का, पानी की शिकायत है। अब गरीब आदमी वो बोतल खरीद के पिएगा, वो बोतल के पैसे कहाँ से लाएगा, है? राशन कार्ड नहीं लोगों के बन रहे हैं, पेंशन नहीं बन रही है, अब ये झुग्गी के अंदर रहते हैं, तो बड़ी मतलब इस तरीके की जो समस्या है ना, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं। और मैं समझता हूँ कि सामाजिक का मतलब होता है समाज से ताल्लुक। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई समाज दिखता नहीं है कि जो इन समस्याओं को लेकर जो है ना समाधान करे। यहाँ तो कहते हैं भाई ये तेरी समस्या है, तू निपट ले अपने आप ही, है ना? पड़ोसी को भी आपसे मतलब नहीं है। और हमारे देश में तो यह हालत हो गई है कि पड़ोस में कोई अगर मर गया ना तो उसका तब पता लगेगा जब उसके 2-4-5 दिन में बदबू आने लगेगी ना, तब कहोगे यार कैसे बदबू आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, तो ढूंढो इसको, है? तो जब देश में जनता कम थी, तो एक दूसरे का ध्यान रखा जाता था, है? अब जनता इतनी बढ़ गई है, मतलब हमारी पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जनसंख्या, अब वो ध्यान भी चला गया। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि आपके जो नुमाइंदे होते हैं, खासकर चाहे वो कॉरपोरेशन के लेवल पर हो, चाहे वो आपके असेंबली के लेवल पे हो, चाहे संसद के लेवल पे हो, मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो आप लोगों के साथ बैठकर जो है इन चीज़ों के ऊपर बात करें और कोई हल निकालें। मतलब ऐसा नहीं है बात करने से, सिर्फ बात करने से चीज़ें नहीं होती। प्लीज़ हेलो, तो बात करके हल निकालें। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेंशन के बारे में बताता हूँ, थोड़ा आपको मेरे बारे में जानकारी भी होगी। 2015 की बात थी, उस वक्त भी केजरीवाल सरकार थी यहाँ पर। 2015 में 25 दिसंबर की बात थी। 25 दिसंबर होता है आपका क्रिसमस दिन, होता है ना, बड़ा दिन जिसको बोलते हैं। उस दिन मैंने छुट्टी थी, तो मैंने कहा भाई आज क्या किया जाए। तो मैंने ये फैसला लिया कि आज जो है शशि गार्डन जाया जाए, पटपड़गंज में, और वहाँ लोगों से घूमते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। मेरे को उससे पहले नहीं था दिमाग में कि वहाँ क्या है। वहाँ पे जब मैं गया तो आप जैसी महिलाएं बहुत सारी वहाँ पे बुजुर्ग टॉफ़ी बेच रही है अपने घर के बाहरी। तो मैं पूछा, पहले हमारे को पेंशन कई साल से, उनको कॉरपोरेशन से पेंशन मिलती थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से उनको पेंशन मिलती थी। वो कई सालों से पेंशन ही नहीं मिल रही थी, और वो पेंशन इसलिए नहीं मिल रही थी कि कॉरपोरेशन ने कह दिया हमारे पास पैसे ही नहीं है। ये तो बड़ी बुरी बात है। एक महिला हमको मिली उसके अंदर, वो तो ये यहाँ तक कहने लगी कि मेरे को जो पेंशन आती थी उस समय अपनी बिजली का बिल दे देती थी, अब पेंशन नहीं आई तो मेरा बिजली कटी पड़ी है घर के अंदर। तब मेरे को महसूस हुआ कि अब वैसे देखने को तो 2-2.5 हज़ार रुपये कुछ होते नहीं है, लेकिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ मुझको कि पेंशन भी एक मतलब जीवन के अंदर जो है ना, गाड़ी चलाने के लिए पूरी मशीनरी है ये। और फिर बहुत सारे लोगों से मिला मैं, मतलब एक के बाद एक मिलते चले गए वहाँ पर, और फिर पता लगा कि लगभग 40-50 हज़ार जो है उनको पेंशन मिलती थी और कई साल से पेंशन नहीं मिल रही है। वो मामला मैंने हाई कोर्ट में उठाया,
अब कॉर्पोरेशन ने तो हाथ खड़ा कर रखा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हमने बंद कर दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऊपर, केजरीवाल सरकार के ऊपर दबाव बनाया, ये मानने को तैयार नहीं थे। ये कहते हम क्यों दें, लेकिन कोर्ट ने कोर्ट ने इनके ऊपर दबाव बनाया और इनको मजबूर किया कि ये सब लोगों की पेंशन दें। तो वो सारे लोग जो है ना इनके खर्चे के अंदर आ गए और मेरे ख्याल साल सवा साल तो लगा होगा कोर्ट के अंदर केस करने में, लेकिन उन सब 45,000 MCD वाले थे सबको मिल गए। फिर उसमें एक और सवाल उठा कि भाई ये तो बहुत कम है दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली की जो जनसंख्या है उसके हिसाब, वो भी ओल्ड एज पेंशन थी ना, ओल्ड एज, विडो, इस तरीके की पेंशन थी। तो उसमें फिर दूसरा सवाल उठा कि भाई ये तो बहुत कम है नंबर, और इसमें तो जनसंख्या बढ़ गई है, तो आप बढ़ाइए। तो फिर कोर्ट ने उनको कहा कि बढ़ाइए, तो फिर उन्होंने मेरे ख्याल से लगभग 1 लाख और ऐड करे उस वक्त, 19-20 की बात है, ये 18-19-20 की बात ऐड किए। अब अभी भी ये महसूस किया जा रहा है कि जो वो ऐड होने के बाद, जुड़ने के बाद भी बहुत बड़ी जनसंख्या है यहाँ पे 60 से ऊपर की जिनको पेंशन मिलनी चाहिए। तो उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने कहा कि रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर के बाद अब दिया नहीं है। तो ये इसको देखा जा सकता है आने वाले वक्त के अंदर, है ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सही बटन दबाओगे ना तो सही जगह चीज़ पहुँच जाती है, मतलब है। अब हमें समझ में आ गई प्रॉब्लम, हमने उठाई कोर्ट में, कोर्ट ने भी उसमें अपना रुचि दिखाया और वो समस्या अब देखो ना, इतने हजार लोगों को, नहीं तो हो सकता है 2, 4, 8, 10 और साल निकल जाते। MCD के पास पैसा नहीं था, दिल्ली सरकार देना नहीं चाहती थी, उनको लेना ही नहीं, अपने ऊपर लेना चाहती, क्योंकि वो तो MCD में थे नहीं, तो कट जाती। लेकिन लड़ने से मिल गई। एक और आपको मैं बताऊं, एक केस हमने किया था बहुत साल पहले किया था, 2000 के अंदर। प्लीज़ बोलो नहीं है। 2000 के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनते हैं ना, पता है आपको, मैंने एक केस किया था। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कानून के अंदर कुछ नोटिफिकेशन होता है कि कौन से हॉस्पिटल दे सकते हैं। ये जो आपका 95 का एक्ट था ना, पहले 95 का एक्ट था, अब 2016 का एक नया एक्ट आ गया है। कितने लोगों को पता है कि नया कानून आ गया है डिसेबिलिटी के बारे में? 2005 में था, 2005 में था ना, और फिर अब 2016 में आ गया है ना। तो अब ये भी दिक्कत है। वैसे तो आप लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप सारा कानून जाने, ये तो उम्मीद नहीं कर सकते। और सच्चाई तो ये है, आपको बताऊं कि जो वकील लोग हैं ना, उनको ही कानून का नहीं पता पूरी तरीके से, वकीलों को भी नहीं पता। तो आप प्लीज़ आपस में मत बात करो, प्लीज़ चुप रहिए, थोड़ा सा 2 मिनट चुप रहिए, मत करिए। मैं पूरा आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, तो आप मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो वो केस मैंने डाला और फिर नोटिफिकेशन हुआ कोर्ट में केस करने के बाद, फिर वो हॉस्पिटल के नाम नोटिफिकेशन हुआ। सिर्फ वो जो हॉस्पिटल थे और उनका जो बोर्ड था ना, वही कानूनी तरीके से वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे सकता था। तो ऐसे और उसमें भी एक हुआ प्रॉब्लम, उस नोटिफिकेशन को लेके भी आपके सोशल जस्टिस होती है ना, मिनिस्ट्री आप लोगों से जो डील करती है सोशल जस्टिस, और एक होम मिनिस्ट्री आपस में एक दूसरे के ऊपर डालने लगे कि नहीं आपको नोटिफिकेशन करना है, वो उसको बोल रहा है तुम्हें नोटिफिकेशन करना है। तो हाई कोर्ट ने कहा अच्छा ऐसे करो, दोनों सेक्रेटरी परसों जो है दोनों सेक्रेटरी हाई कोर्ट में आ जाओ, हम डिसाइड करेंगे किसको करना है। तो एक दिन पहले जो है उन्होंने, गवर्नमेंट ने, सोशल जस्टिस ने किया या होम मिनिस्ट्री, वो सोशल जस्टिस ने किया, तो वो हॉस्पिटल जो है या हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा, जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया ना, फैसला, उसके शुरू में ही लिखा कि इसकी ऐसी हालत है कि कार है लेकिन कार की चाबी नहीं लगी हुई है। ये है कानून का हालत इसका, कि चलेगी कैसे जब तक चाबी नहीं दोगे। मतलब जो कानून बना दिया आपने 2005 में, वो चल ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो चाबी है वो लगाई नहीं है आपने गाड़ी के अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने, वो DDA के फ्लैट्स के अंदर भी 5% मिलना चाहिए मकान के लिए, वो लड़ाई भी एक लड़ी। और मुझे याद नहीं है मैंने पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ी, बच्चों के दाखिलों के लिए लड़ाई लड़ी,
डिसेबल्ड बच्चों के दाखिलों के लिए लड़ाई लड़ी। डिसेबल्ड जो स्पेशल टीचर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, सुना है आपने? जो हमारे डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाते हैं उनको स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। कितने लोगों को पता है? क्या है? एक तो लोगों को छोड़ के किसी को कुछ नहीं पता है। हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, अगर आप तो बड़े बड़े हैं ना, अगर कोई हमारे बच्चे डिसेबल्ड भी तो बच्चे हैं बहुत, भरमार है यहाँ, तो वो अगर वो स्कूल में जाते हैं, जो दिमाग से है, आप से है, सुनने की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए। पहले दाखिले नहीं हुआ करते थे स्कूलों के अंदर, तो ये स्पेशल स्कूल चलते थे कि भाई अंधों वालों का स्कूल है, ये बहरों वालों का स्कूल है, इसमें भेजते थे कुछ कुछ। सरकारी ढांचा था नहीं। कोर्टों में लड़ के ये हुआ कि नहीं, इन बच्चों को आप मेन स्कूल में रखेंगे। और आज हमारा जो 2009 का कानून है ना, शिक्षा का अधिकार, उसके अंदर लिखा गया है कि ये जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे हमारे, इनके सारे वो राइट होंगे जो एक नॉर्मल बच्चे के होते हैं शिक्षा के बारे में, और कोई स्कूल इनको मना नहीं कर सकता। और हमारे ही केस की वजह से 2009, आज हम 2024 में है, 2009 में हमने ये ऑर्डर कराया हाई कोर्ट से कि हर एक स्कूल के अंदर कम से कम 2 स्पेशल एजुकेटर होंगे। तो दिल्ली सरकार और एमसीडी को ने 2 तो नहीं करे, लेकिन 1 किया, तो उसी से कम 4-5 हज़ार टीचर जो थे वो भर्ती हुए। आज आप देखेंगे स्कूलों में जाएंगे तो आपको, आप कहेंगे कि स्पेशल टीचर चाहिए हमें, तो आपको वो देंगे टीचर, तो बच्चा पढ़ सकता है, उसके अंदर हालात बनाए। और उस फैसले को लेकर पूरे देश के अंदर लोगों ने केसेस करे कि भाई हमारे स्कूलों में भी स्पेशल एजुकेटर हो, जो नौकरी मिलती है ना, स्पेशल एजुकेटर एक नौकरी मिलेगी ना टीचर की। आजकल आज के वक्त में तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो नौकरी चाहिए है? मेरे पास कितने कैंडिडेट आते हैं, महिलाएं भी हैं उसमें, आदमी भी हैं। पता क्या कहते हैं? कहते हैं सर हमारी शादी नहीं हो रही है क्योंकि नौकरी नहीं है। नौकरी दिलवा दो तो हमारी शादी हो जाए। है? तो इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ने से ही चीज़ें निकलती हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ बताओ, जो मैंने आपके विकलांग लोगों के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, उससे मुझे ये समझ में आया कि हमारे जो काले शासक हैं, पहले गोरे शासक थे ना जो चले गए, अब इनकी जगह आ गए काले शासक, ब्लैक रूलर्स। इनकी कहीं समझ ही नहीं है आप लोगों के बारे में। वैसे ही गरीब लोगों के बारे में भी समझ नहीं है, लेकिन जो विकलांग, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो विकलांग हमारी जनता है, विकलांग कैटेगरी, आदमी है, बच्चे हैं, ये सबसे भ्रष्ट, मतलब जो समाज में वर्ग है लोगों के, उनमें सबसे ज़्यादा खराब हालत के अंदर ये। क्योंकि जब आप चल नहीं पाएंगे, घर में आपको सपोर्ट नॉर्मली मिलती नहीं है, एक दिन ले जाएगा आपको बच्चा, दूसरे दिन ले जाएगा, तीसरे दिन कहेगा यार तो मुसीबत ही है, मैं अपना काम करूँ, अपनी ज़िंदगी देखूँ। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही मतलब ना समाज में सबसे पिछड़ा हुआ है। लोगों को समझ भी नहीं है इसकी, और जिन लोगों को समझ थोड़ी बहुत है उनका कोई आप लोगों से लेना देना नहीं है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोग अपने जैसे आज आप इकट्ठे हो गए, इतने मुझे अच्छा लगा है कि जब मैं आया तो लगभग सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर। है, मैं तो सोच रहा था मैं जल्दी पहुँच गया हूँ, फिर मैं इंतज़ार करूँगा लोग आएंगे और फिर बात करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि लोग पहले से बैठे हुए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इसके ऊपर हम लोग ना काफ़ी काम कर सकते हैं, और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं यहाँ पे आपके करावल नगर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये बताया मैंने? नहीं बताया अभी तक। आपके एरिया से अभी आपको ये भी दिया है इन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं आपके यहाँ, आपके इलाके से चुनाव लड़ रहा हूँ। ये भी एक मकसद था आप लोगों से बात करना। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बिना चुनाव लड़े आप लोगों के बारे में समझता है, लड़ता है और कुछ करता है, वो अगर असेंबली में आ जाता है, चुनाव में जीत जाता है, तो और भी अच्छे तरीके से जो है आप लोगों के लिए काम कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर समाज में जो आपका नुमाइंदा है, चुना हुआ नुमाइंदा, वो थोड़ा सा रुचि ले आपकी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि हर एक प्रॉब्लम हल कर देगा वो है? लेकिन बहुत सारी समस्याएं बैठकर कुछ ना कोई रास्ता निकाल के
अब कोई सपोज करो कि दारू भी पीता है, नशे की बीमारी है, तो उसको कहीं डी एडिक्शन सेंटर्स में भेज के उसको फॉलो अप करके ऐसे चीज़ें बदलती हैं। कम से कम आदमी कोशिश तो कर सकता है ना। तो इस तरीके की कोशिश मिलकर, ये नहीं है कि मैं अकेला कर सकता, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बगैर उसके भी मैं आप लोगों के साथ हूँ और रहा हूँ हमेशा। और मुझे बहुत, आपको मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को मतलब मन से आप लोगों के प्रति जो है ना, विकलांग लोगों के प्रति एक लगाव है। मुझे लगता है ये सबसे मेरी नंबर 1 कैटेगरी है जिसकी तरफ ध्यान देना है। तो हम लोग मिलकर काफ़ी काम कर सकते हैं। तो अब चुनाव की बात भी है कि अगर आप, दोबारा कह रहा हूँ मैं कि एक अच्छा मौका है, आप सब लोगों के लिए एक अच्छा मौका है एक अच्छे व्यक्ति को लाने का है? और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितनी भी पार्टी के लोग हैं यहाँ पे, पार्टियाँ हैं, उन सबसे मैं कह सकता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे अच्छे सही हूँ मैं, मतलब सबसे बेस्ट हूँ है? और एक अच्छे व्यक्ति को लाने से, आज जब इतने सालों से देखिए ना, नाले सड़कें क्या हालत है, कूड़ा, मतलब कूड़े से हमें दिखता नहीं है, जो मच्छर है वहाँ से निकल के आ रहा है और हमें काट रहा है या हमारे सांस में जा रहा है, दिख रहा है वो है? बहुत सारे लोग तो हो सकता है इसी वजह से बीमार हो, आपका पेट खराब हो जाएगा, आप कुछ और बीमारियां हो जाएगी है? इस तरीके की गंदगी से तो होती है नहीं बीमारियां, गंदगी तो सबसे खतरनाक है। सफाई सबसे जरूरी है। और समझ में मुझे नहीं आ रहा कि आज की तारीख में केजरीवाल एमसीडी में भी है, केजरीवाल दिल्ली सरकार में भी है, आपके कूड़े क्यों नहीं उठ रहे हैं? कोई किसी के दो मकान के बीच में एक प्लॉट है, वो पूरा कूड़ा घर बना हुआ है? नेता नहीं, पब्लिक सही नहीं है। पब्लिक किसको वोट देती है? मोदी को देख के और केजरीवाल को देख के वोट देती है। लेकिन ना तो हम मोदी से मिल सकते हैं ना केजरीवाल से मिल सकते हैं। हम अपने एरिया के ऐसे नेता, जैसे हमने सामने नेताजी को देखा है, जो हमारे गरीबों के बीच में आकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एकजुट होकर ऐसे लोगों के पीछे चले ना, ऐसे लोगों के पीछे जिसको हम देख ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, जिसके पास पहुंच ही नहीं सकते। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा, इनकी आपकी बात से मुझे याद आ गया। 2000 के साल में किस्सा था, सुनिए, सब ध्यान से सुनिए। एक लड़की थी विकलांग, 60% यहाँ से विकलांग थी वो, 60% पैरों से विकलांग थी और मुस्लिम थी, जहांगीरपुरी की झुग्गियों में रहती थी और उसका जो बाप था वो कूड़ा उठाता था, कबाड़ जिसको कहते हैं ना, कबाड़ वाला काम करता था। उस लड़की को गाजियाबाद का कोई एनजीओ ले गया और उसने हॉस्टल में रखा उसको, और उसको प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाया। उस लड़की को उम्र ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब वो चौथी क्लास उसने पास करी तो वो 14 साल की हो गई। जब 14 साल की हो गई तो अपने हिसाब किताब होता होगा एनजीओ का कि उसने कहा भाई अब हम नहीं रख सकते इसको, आप इसको ले जाइए, मतलब वापस। और क्योंकि वो पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी, तो उसका जो चौथी क्लास का सर्टिफिकेट था ना, उसमें 85% उसको मार्क्स मिले हुए थे। मतलब एकदम झुग्गी से उठकर एक अच्छे वातावरण में चली गई और फिर हालात ने उसको धक्का मार के फिर झुग्गी में ले आई। चलो कोई बात नहीं, अब वो तो उसके बाद चारा नहीं था। लेकिन जब वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में उसके पिताजी ले गए, क्योंकि स्कूल से पढ़ी हुई थी तो उसके अंदर ये था कि मुझे पढ़ना है, तो उसका जो पिताजी थे वो जहांगीरपुरी के जो म्युनिसिपल स्कूल था वहाँ ले गए। तो उन्होंने कहा नहीं ये विकलांग नहीं, विकलांग का एडमिशन नहीं होगा। ये मुझे किसी ने फ़ोन किया वहाँ से, इलाके से, ऐसा केस है, मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया। मैं अपनी गाड़ी लेकर उसकी झुग्गी में चला गया। झुग्गी के सामने मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, सारी जानकारी ली मैंने उससे। ये क्या बात है, एक बच्चा पढ़ना चाहता है और आप, तो फिर उसका एक कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में, कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इसको दाखिला नहीं। तो जजों को भी बड़ा गुस्सा आ गया, जज थोड़ा सा समझदार होते आते हैं, तो गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा लिखा ऑर्डर की, एकदम इसको इमीडिएटली तुरंत इसको दाखिला दिया जाए। अब उसका नतीजा आप समझते हो, सोच सकते हो आप? अगले दिन पूरे स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर
जब अखबार में छपा सुबह और खबर गई, टेलीविज़न में भी दिखने लगा वो खबर, तो स्कूल के सारे टीचर और प्रिंसिपल सुबह जाके उसकी झुग्गी पे, चलो हम तुम्हें दाखिला देते हैं। देखा आपने कमाल। और ये खबर बाहर के देश के अखबारों में भी छपी कि एक लड़की जो विकलांग है, जो मुस्लिम है, जो झुग्गी में रहती है, जिसका बाप जो है वो कूड़े का काम करता है, और उसको सरकार जो है वो पढ़ाना नहीं चाहती और कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ रहा है कि भाई इसको पढ़ाओ। तो ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे समस्या है, ऐसा सब सारी चीज़ें तो समस्याएं, मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है सारी हल नहीं हो, लेकिन बहुत सारी लाइन पे लाई जा सकती है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, जैसे मैंने लोगों के दुखों को देखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ का एमएलए बन जाऊँगा ना, तो आप मुझे हर वक्त अपने घर के अंदर ही देखेंगे, बैठा हुआ हूँ आपके पास, है? और जब मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि आप तो कहते हैं मिल भी नहीं पाते अपने एमपी से, एमएलए से नहीं मिल पाते, वो शक्ल नहीं दिखाता है, अगर घर में भी होगा तो कह देगा है नहीं यहाँ पे। ये सब होता है यहाँ देश के अंदर, क्योंकि जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है वो तो करोड़ों रुपए कमाने के लिए आया, वो आपके लिए थोड़ी आया, और उसके मन में ही कहीं आपके प्रति कोई वो नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपके। तो आप ऐसे व्यक्ति को लाइए जिसका पूरा इतिहास गरीब जनता के साथ, विकलांग लोगों के साथ, पिछड़े हुए वंचित लोगों के साथ है। और मैं आप क्योंकि मेरे को मौका दे दिया बोलने का, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहता हूँ, मैं तो बिहार के स्कूलों को भी ठीक करके आया हूँ। उनके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बीच में हमारी बहुत छुट्टियां होती हैं अदालत की ना, बहुत हमारी जैसे स्कूल में छुट्टियां होती है ना, ऐसे अदालत में भी बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। 178 छुट्टियां होती हैं हमारी साल के अंदर, और हम छुट्टियों को इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि कभी बिहार चले गए, कभी कहीं चले गए। अभी हमारा 4 तारीख को एक केस लगा हुआ है जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर, जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के। तो वो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का कुछ मुआयना किया और पता लगा कि वहाँ पे स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का पद ही नहीं है। मुझे पता कोई स्कूल चल सकता है बगैर सफाई कर्मचारी के, कोई स्कूल चल सकता है। और ये सिर्फ कहानी मध्य प्रदेश की नहीं है, बिहार में भी यही हालत है, हरियाणा में भी कोई पोस्ट नहीं होती है, कोई सोचा ही नहीं। पता यहाँ पे जो सबसे बड़ा संकट है ना, जो मैंने महसूस किया, वो ये महसूस किया कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए ना, और हमें लगता है बहुत समझदार हैं और बड़ा उनके पास तो एक्सपर्ट भी हैं लोग, और पता नहीं कितनी जानकारी है, सब सुविधाएं हैं, उनको नीचे का कुछ पता नहीं है, बहुत कुछ नहीं पता। 1999 और 2000 के बीच में दिल्ली के अंदर 1 लाख झुग्गियां तोड़ी गई। किसी को याद है? 99-2000 के बीच में, और उनको 10 जगह बसाया गया। ठीक है, 10 जगह दिल्ली के अलग अलग, ये जो आपका नरेला है, बरसवा है, इस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बसाया गया। हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसमें मेरे को रखा, और उस कमेटी की मीटिंग जो थी ना निर्माण भवन में होती थी। निर्माण भवन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जब मैं शुरू में मैं गया ना वहाँ निर्माण भवन, तो मैंने सोचा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े दिमाग हो गए यहाँ पे, और उसमें उस कमेटी के अंदर जनरल मैनेजर, रेलवे, फाइनेंस सेक्रेटरी, यहाँ के सारे मतलब हिंदुस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट जो थे ना, वो उस कमेटी के अंदर थे। मतलब आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैं जब मीटिंग में गया वहाँ पर और उनसे जब बातचीत हुई, तो मुझे लगा इनको तो नीचे का पता ही कुछ नहीं है। तो होता क्या था कि सारे अपनी अपनी बातें करते थे हवा में। तो जब मेरा नंबर आता था ना, तो फिर मैं उनको बताता है, देखो वहाँ पे पानी नहीं है फलाने झुग्गी की बस्ती में, फलानी जगह ये नहीं है, और वहाँ ये होना चाहिए। तो वो जो कन्वीनर होता था ना, सेक्रेटरी जो मीटिंग को होल्ड करता था, वो कहता हाँ अग्रवाल ठीक कह रहे हैं ये, और फिर सारे लोग मेरी बात में हाँ करते थे। मतलब ये नक्शा है कि हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों से हम आशाएं करते हैं,
जिन लोगों को हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में कुछ करना चाहिए, उनको आपके बारे में कुछ समझ ही नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर कोई समझ ही नहीं होगी वो आपके लिए क्या करेगा, क्या सोचेगा? है? ऐसा तो नहीं है कोई हर एक आदमी ज्ञानी हो सकता है, मैं भी कोई पूरा ज्ञानी नहीं हो सकता, और ना मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ पूरा। लेकिन आप लोगों के साथ मिल के जुल के समस्याओं को देख के कुछ जानकारी लेके कुछ चीज़ें जान सकता हूँ और उसके बारे में सोच सकता हूँ। अभी ये जो हमने केस डाला था कि स्पेशल एजुकेटर का, उसकी कहानी ये थी कि मैं जहांगीरपुरी के एक स्कूल में गया। स्कूल में जब भी जाता हूँ तो क्लास में जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ विकलांग बच्चे हैं क्या? तो एक टीचर था, वो कहने लगा जी ये दो बच्चे हैं गूंगे बहरे, पिछले 3 साल से ये 4th क्लास में है। ये क्या हो गया भाई, तुम्हें पढ़ाना आता है? कह रहा है जी मुझे तो पढ़ाना नहीं आता इनको। तुम्हें ट्रेनिंग में पढ़ाया? कह रहे नहीं जी। फिर दूसरे स्कूल में गया, वहाँ पे एक ब्लाइंड बच्चा मिला, तब मेरे को समझ में आया कि यार स्पेशल एजुकेटर ही नहीं है यहाँ पर। फिर कोर्ट में केस डाला, फिर स्पेशल एजुकेटर, जैसे मैंने आपको बताया 2009 में कोर्ट ने कहा कि सब स्कूलों में होने चाहिए। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन अभी मेरे साथ क्या है कि कोर्टों में लड़के मैंने कुछ चीज़ों में बदलाव लाया हूँ, कोई शक नहीं है इसके अंदर। चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे बहुत सारी मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, कुछ बदलाव आए। लेकिन वो अपने काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज 50 साल लड़ने के बाद भी मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे करावल नगर की क्या हालत है। करा रहा है एक तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कोर्टों में लड़ते हैं वो एक सीमा के अंदर ही रह जाता है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाता। इसीलिए मैंने ये किया कि नहीं, मेरी पार्टी ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे कहा कि आप करावल नगर से लड़िए। और क्योंकि मैं बहुत समय से यहाँ पे स्कूलों के ऊपर लड़ाई लड़ रहा था, या 2-2 घंटे की पढ़ाई हुआ करती थी, वो लड़ाई मैंने लड़ी है। सुधार किया है स्कूलों के अंदर, स्कूल बनवाए हैं। मुस्तफाबाद का स्कूल 4 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मुझको हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने देखा कोर्ट में जैसे केस डाला ना, जिस दिन पहली सुनवाई हुई उसी दिन मशीनें आ गई वहाँ पे बनाने के लिए स्कूल को। तो वो एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है जिससे कि व्यवस्था ठीक हो, नहीं तो ये हालत खराब हो जाएगी। आप देखो ना, 78 साल आज़ादी के बाद गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है इस देश के अंदर, हालात खराब हुए हैं लोगों के अधिक है। और कुछ लोग जो है उनके माला माल हो गए, वो ऊपर बैठे हुए। तो क्या हम वही व्यवस्था चाहते हैं क्या? तो इसलिए आप लोग जिसको ठीक समझे वो आप वोट दीजिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि मैं सबसे अच्छा उम्मीदवार हूँ आपके सामने है, और आप खुद भी मुझे वोट दें। और आप मुझे वोट देंगे तो समझो आप अपने को वोट देंगे। और अगर आपने मेरे को सचमुच चुन लिया, चुनाव में जिता दिया, तो आपको गर्व होगा कि आपने, पहली बार गर्व होगा इतने सालों के अंदर कि आपने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दिया है जो हर वक्त आपके साथ खड़ा है। तो मैं अपनी बात को यहाँ लगाम देता हूँ। और मैं जीतूँ या ना जीतूँ वो मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हालात बदलने चाहिए। तो मैं आपसे हम मिलते रहेंगे। मुझे लगता है सोनू ने हमको बुलाया है और विनीत वंसल जी ने बुलाया है, उनके शुक्रगुजार हैं हम। अच्छा लगा मुझे है, क्योंकि कई बार तो मौका भी नहीं मिलता आप लोगों से मिलने का, ये इन्होंने मौका दिया है, इसलिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग समय से पहले यहाँ पर हाजिर थे। ये सबसे, मुझे अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई खास चीज़ लगती है ना, वो लगती है समय की, कि सब चीज़ समय से होनी चाहिए। मैं कभी, मेरे को शादी का कोई निमंत्रण आ जाता ना, तो मैं लिखा था 6 बजे, मैं 6 बजे चला जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ वहाँ तो झाड़ू लग रही है, कोई आया ही नहीं है। तो क्योंकि आदत है समय पे जाने की है, लेकिन समय पे जाने के बहुत फायदे होते हैं। तो ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, झाड़ू लग रही था, हमारी गलती थोड़ी, हम तो समय से बोल गए। तो हम आपके साथ मिलते रहेंगे और आप हमसे भी मिलते रहिए है। और आप लोग सब मोबाइल तो रखते ही हैं लगभग है, तो इस पर शायद नंबर पता नहीं है या नहीं है मेरा, लेकिन है, इसमें कई नंबर हैं दिए हुए। आपका जो कागज़ दिया है ना, इसमें नंबर है। तो आप लोग, मैं वो कुछ कार्ड भी दे सकता हूँ, आप लोग फोटो आपस में मिलते रहते हैं आप लोग, तो कुछ को कार्ड भी दे सकता हूँ आप लोग। है वैसे तो ऊपर ही है ना, ये आप बांट दीजिएगा ना, ठीक है, आप बांट दीजिएगा लोगों में, थोड़े से फोटो खींच लेना। ये मेरा नंबर है, मेरे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। और जहाँ भी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा
इलेक्शन नो इलेक्शन, ये बात नहीं है कि इलेक्शन है तो आपकी मदद मैं ये कहूँगा आप मुझे जिता दोगे तो फिर मैं आपके लिए कुछ करूँगा। मैं जो भी कर सकता हूँ संभव, जो भी संभव करता हूँ, इलेक्शन नो इलेक्शन मैं हमेशा तैयार हूँ। क्योंकि मुझसे कई बार लोग, और बिल्कुल मुफ्त करता हूँ, मेरे पास जो आते हैं उनको चाय भी कोशिश करता हूँ पिलाने की, भूखा होगा तो उसको डबल रोटी भी खिलाने की कोशिश करता हूँ। और वो कई बार मुझसे पूछते हैं मेरी फीस क्या है, कई बार काम हो जाता है ना, वो वकील है ना, वकील की फीस होती है, तो कई बार लोग अपने ईमानदारी से पूछते हैं सर आपकी फीस क्या है। मैंने कहा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाएगी ना, वो मेरी फीस हो जाएगी। ठीक है। अशोक अग्रवाल जिंदाबाद, अशोक अग्रवाल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, अशोक अग्रवाल जैसा, हमारा नेता कैसा हो। अशोक अग्रवाल के जैसा रामगढ़ की माताओं बहनों ने पुकारा है, अशोक भाई अग्रवाल, अशोक अग्रवाल हमारा। करावल नगर की माताओं बहनों ने पुकारा है, भाई अशोक, करावल की जनता ने पुकारा है। अशोक अग्रवाल हमारा है। हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी। हमारा नेता कैसा हो,